हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ DRAW सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जनरल साइंस हमने शुरू किया था और इसके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज आपका फिज़िक्स का सेकेंड लेक्चर है। कुछ टॉपिक्स को MCQs के द्वारा आज हम कवर करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको MCQs की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, तो आप जाकर एक बार उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, तो आप जाकर एक बार उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि आज हम फिज़िक्स के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है साउंड। बेसिकली जो HAS पेपर है आपका, जो साउंड टॉपिक है वो उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो देखते हैं कि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डेसिबल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी फील्ड ऑफ। तो यहाँ पे डेसिबल जो यूनिट है वो किस चीज़ की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साउंड जो है, जो साउंड वेव्स होती हैं, अब उसकी भी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है जो कि एक पर्टिकुलर फार्मूला के द्वारा दी जाती है। ये फार्मूला आपने याद नहीं रखना है, बस आपने ये याद रखना है कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसको हम डेसिबल्स की यूनिट में मेजर करते हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला है जो आपने नहीं याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे जो साउंड है उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। अब अगर मैं साउंड के बारे में बात करूं कि उसको बेसिकली जाने के लिए, साउंड वेव को जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और जैसे ही वो मीडियम चेंज करता है तो वहाँ पर जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर साउंड की जो वेलोसिटी है, साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड नहीं करती। तो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ एयर के बारे में, तो आपकी जो ज़्यादा डेंस एयर होती है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एयर के अंदर अगर ह्यूमिडिटी आ जाए तो उस टाइम पे जो एयर की डेंसिटी होती है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है, और कम डेंस एयर के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द एयर के बारे में, तो क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। बेसिकली साउंड वेव एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इसलिए मूव करती है क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस एनर्जी को एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट मीन्स इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ जाती है और वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं। क्योंकि वो तेज़ी से मूव करेंगे तो इस वजह से वो जल्दी साउंड एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी साउंड वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर मैं प्रेशर ऑफ द एयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक लैप्लेस करेक्शन करके फॉर्मूला होता है जो कि ये कहता है कि अगर आप प्रेशर और डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू होती है साउंड वेलोसिटी की वो चेंज नहीं करती है। तो यहाँ पे उस लैप्लेस करेक्शन की वजह से हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर ह्यूमिड एयर हो जाएगी तो उसकी वजह से जो एयर का भार होगा वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो एयर है वो लेस डेंस हो जाएगी और उसकी वजह से जो साउंड की स्पीड है या फिर साउंड की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बैट सर्च देयर प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं साउंड वेव्स को बेसिकली क्लासीफाई करूँ तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी उनको अलग अलग वे से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक ऑडिबल रेंज होती है जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से जानते हैं। और जितने भी आपके बैट्स वगैरह हैं वो अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए इन साउंड वेव्स का ही यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सकें कि अगर प्रे से वो जो रेज हैं या फिर वो जो वेव्स हैं अगर रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाएंगी तो उससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनका प्रे कितनी दूरी पर लोकेटेड है। तो
तो यहाँ पे बेसिकली वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साउंड ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, इन विच ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज इन दिस मीडिया। तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करूँ, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो इस टाइम पे जो साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र करनी होती है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। दैट मीन्स आपको ये देखने को मिलेगा कि सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू गैस जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जाती है, फिर उसके बाद लिक्विड्स में, और उसके बाद फिर गैस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है किस मीडिया में इंक्रीज कर रही है, तो सबसे कम एयर में होगी, उससे ज़्यादा वाटर में होगी, और सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड सब्सटेंस जो कि यहाँ पे आयरन दिया गया है उसके अंदर होगी। बेसिकली ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपने जो टॉपिक्स हैं वो आपने कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स। तो यहाँ पे साउंड वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को दिया गया है, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं साउंड के बारे में बात करूँ तो ये एक मैकेनिकल वेव होती है जिसको कि जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो बेसिकली जो साउंड वेव होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती, और जब भी किसी वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, तो ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव तो है, लेकिन मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस। तो यहाँ पे अगर मैं साउंड वेव के ट्रैवल के बारे में बात करूँ, तो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रैवल करती है उसी डायरेक्शन में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करते हैं, और उसी डायरेक्शन में ही आपकी जो साउंड वेव है वो भी ट्रैवल करती है। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं लाइट वेव्स के बारे में बात करूं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिस डायरेक्शन में जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि साउंड जो है, सबसे पहली बात एक मैकेनिकल वेव है, दूसरी बात उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तीसरी बात ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो सेम डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में जो साउंड है वो ट्रैवल कर रही है, और इसी चीज़ को हम कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, आपने इसको मैच करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन कॉज्ड बाय अ वेव। अगर ये एक वेव है, इस वेव के अंदर मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कॉज करी गई है इसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट को हम एम्पलीट्यूड से मैच कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में देखें, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन जो टाइम होता है वो आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इन द सेम वे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में बात करूं, तो उसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ, और उसका जो टाइम होता है दैट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, तो इसको हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस पर सेकेंड। मान लो 1 सेकेंड के अंदर किसी वेव ने 2 वाइब्रेशंस करी, दैट मीन्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसी चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करूं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि उसने अपनी मीन पोजीशन से शुरू किया और दोबारा से वो अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। इस वेव को ट्रैवल करने के लिए, अगर एक ऑसिलेशन को ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा तो उसको हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। तो हम इसको टाइम पीरियड से मैच कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि एक वेव के एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, व्हेन वी चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी इंक्रीजेस इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो कि एक बेसिकली पार्टिकल की जो
मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होती है उसकी मीन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। अगर इसी को ही मैं साउंड वेव में देखूं तो इसका मतलब जिस वेव का बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है इसका मतलब वो साउंड वेव बहुत ज़्यादा लाउड होती है, एज़ कम्पेयर टू अगर किसी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा, दैट मीन्स उसकी जो लाउडनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो फीबल साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है और जो लाउड साउंड होती है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, व्हेन वी चेंज द पिच द फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग चेंज। तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस करी हैं। फॉर एग्जांपल इसने एक सेकंड में एक वाइब्रेशन करी है और इसने एक सेकंड के अंदर 2 या 3 वाइब्रेशंस करी हैं, तो दैट मीन्स ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को हम किसी वॉइस के श्रिलनेस से भी जानते हैं, दैट मीन्स जो आवाज़ जितनी ज़्यादा तीखी होगी इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि उसकी हाई पिच है। जैसे कि अगर मैं विसल और ड्रम को कंपेयर करूं तो जो विसल की आवाज़ होती है वो थोड़ी तीखी होती है, जिसको हम हाई पिच के नाम से भी कह देते हैं, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि बर्ड हैज़ लो पिच एज़ कम्पेयर टू लायन, तो आपको लायन और बर्ड की अगर आवाज़ को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा श्रिलनेस ऑफ जो आवाज़ है, ज़्यादा जो तीखी आवाज़ होती है वो बर्ड की होती है। दैट मीन्स बर्ड की आवाज़ में एज़ कम्पेयर टू लायन उसकी ज़्यादा पिच होगी, बर्ड की आवाज़ की ज़्यादा पिच होगी, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा 1, 2 एंड जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। इसमें से आपने फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमंस के लिए वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। इससे ज़्यादा अगर आवाज़ की हर्ट्ज की, इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की साउंड हो तो वो हमारे लिए नॉइस बन जाती है, या फिर अगर 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड है वो हमारे लिए बेसिकली हमें सुनाई नहीं देती है। तो ये ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो उस साउंड वेव्स को हम अल्ट्रासाउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी जो साउंड वेव है वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो उसको हम इंफ्रासाउंड या फिर इंफ्रासोनिक साउंड के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं साउंड के बारे में बात करूं तो बेसिकली उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो वैक्यूम जो है उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स जो वैक्यूम है उसके अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि द डेप्थ ऑफ सी कैन बी डिटर्मिन्ड यूजिंग सोनार। तो जो आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है उसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि किसी डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं, जैसे कि इट यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द सी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शिप्स वगैरह हैं, उन्होंने सी को देखना है कि जो सी का फ्लोर है वो कितनी दूरी पर लोकेटेड है, तो उसके लिए वहाँ से एक ट्रांसमीटर से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि डेप्थ ऑफ द सी तक जाकर दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और जो यहाँ पर डिटेक्टर लगा होता है उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम एक वॉच के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे कि कितनी टाइम बाद जो है ये जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक करके आई है। इसके अलावा अगर मैं वेलोसिटी ऑफ दी साउंड के बारे में बात करूं जो कि पहले से ही डिटरमिन करी गई है कि पानी में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, तो अगर मुझे वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है तो इससे मैं जो डेप्थ ऑफ द सी है, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है, उसको मैं मेजर कर सकती हूँ। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सी वाटर इज द सेम एज दैट ऑफ साउंड इन एयर। ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है और पानी के अंदर डिफरेंट होती है। अभी मैंने आपको जैसे बताया, जैसे जैसे जो साउंड है वो मीडियम को चेंज करती है तो साउंड की जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो दैट मीन्स एयर और वाटर जो है वो अलग अलग मीडियम्स है, तो दोनों में अलग अलग स्पीड रहेगी। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे बात करें, अगर द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू रीच द डिटेक्टर इज यूज टू मेजर द डेप्थ। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि जिस टाइम पे ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसकी डेप्थ निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं और आपने इसमें से ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि व्हेन अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड चेंजेस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी जो साउंड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड होती है, तो ये आपकी कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर सेम सोर्स से कोई साउंड को प्रोड्यूस किया गया है तो वो हर एक मीडियम में उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जब एक साउंड है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से आपकी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ये दोनों गलत हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं एकोकार्डियोग्राफी के बारे में, जिसके अंदर साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम एक हार्ट की इमेज को बना सकें यहाँ पर, तो इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एम्प्लॉयज़ अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है ताकि उसकी इमेज वगैरह बना सके, या फिर हम बेसिकली चेक कर सकें कि कौन सा जो आर्टरिया है वो कहाँ पर लोकेटेड है या फिर जो वेंट्रिकल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट और जो आपकी सेकेंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर वेरीज विद। तो अगर मैं एक वायर के अंदर रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं जिसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है ये एक कांस्टेंट होता है जो कि एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कॉपर वायर होती है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस होने देती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं किसी इंसुलेटर के बारे में बात करूं या फिर वुड के बारे में बात करूं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं होने देता, तो दैट मीन्स ये उनकी रेजिस्टिविटी है। दैट मीन्स उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है वो बेसिकली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो आपका लेंथ क्रॉस सेक्शन हो गया ये बेसिकली आपका रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ते हैं तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि HES का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हेन अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली विद अ थ्रेड इट विल ऑलवेज रेस्ट्स अलोंग। अगर आप एक बार मैग्नेट को, जिसके अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल है। तो उसी डायरेक्शन में जो बार मैग्नेट है वो बेसिकली अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं नीडल के बारे में भी बात करूं तो बेसिकली जो नीडल होती है उसका जो नॉर्थ पॉइंट होता है वो हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करता है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो बार मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ डिवाइसेस दी गई हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए काम आती हैं। अगर मैं एक एमीटर के बारे में बात करूँ तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसके अलावा जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपने द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दे रहा है या नहीं। अगर वो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो अपने द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने दे रहा। अगर कम रेजिस्टेंस होगा दैट मीन्स इजीली फ्लो होने दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो एमीटर होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, आपके सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है और उसका लो रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं वोल्ट मीटर के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, दैट मीन्स जो एक सर्किट के अंदर वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो माइक्रो एम्पेयर्स के लिए यूज़ नहीं होता। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की यहाँ पर बात करूँ कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बेसिकली सेंसिटिव टू करंट होता है और बहुत कम से कम करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है ये डिवाइस। नेक्स्ट अगर मैं रियोस्टैट के बारे में बात करूँ तो ये रियोस्टैट जो है बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज़ वोल्ट मीटर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ओम
ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सिंपली ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप किसी सर्किट की जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो करंट है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ है उसके अंदर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन कौन सी, एक वोल्टेज और दूसरा है करंट। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पे जिस टाइम पे ओम्स लॉ डिफाइन किया गया था दैट मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइम पे यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाया जाता है तो बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और जैसे ही इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी आ जाता है। दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के। इसका मतलब जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स को जाने में हिंड्रेंस होगी। इन द सेम वे अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करूँ तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा ईजिली पास कर जाएंगे। दैट मीन्स जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना कम रेजिस्टेंस आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताई दी जो कि मटेरियल ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज ऑफ सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज इज इनकरेक्ट। तो एक सर्किट के अंदर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फ्यूज को लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक ऐसी वायर होती है जिसका कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक फ्यूज वायर को सीरीज सर्किट के अंदर लगा दिया जाए तो जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके द्वारा फ्लो होंगे, और क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस है दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जब कई बार एक सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करने लग जाए और उसकी वजह से कोई डिवाइस जो है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं तो उस टाइम पे फ्यूज़ लगाया जाता है ताकि ये जो फ्यूज़ है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाए और सर्किट जो है वो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ये जो सर्किट है वो ओपन हो जाए। तो बेसिकली एक सर्किट के अंदर जो ज़्यादा एक्सेस करंट है वहाँ से या फिर हीटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्यूज वायर को लगाया जाता है जिसका कि अल्टीमेटली ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दैट मीन्स आपकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि फ्यूज़ का हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका कि जो कि 4 एम्पियर करंट्स को ड्रॉ कर रही है। व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स मेन्स इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ है वो कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर अगर मुझे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो मुझे वोल्टेज की और जो आपका करंट है उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, आपका 55 ओम्स आ जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं बेसिकली, उसके रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको एक बार मैग्नेट के बारे में बता देती हूँ जिसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बेसिकली सर्कुलर लूप्स होते हैं और ये जो सर्कुलर लूप्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज करते हैं और जाकर साउथ पोल पर मर्ज कर जाते हैं। इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अगर मैं बारे में बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल मूव्स। तो जो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल है वो बेसिकली हम कहाँ से कहाँ लेते हैं, आपकी जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से जो लाइन्स हैं वो निकल रही हैं या फिर नॉर्थ पोल के जो सर्कुलर लूप्स निकल रही हैं उसी डायरेक्शन में आपकी नीडल की जो कंपास है उसी डायरेक्शन में ली जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि देयर इज़ नो फील्ड लाइन इन अ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं। दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आप थर्ड स्टेटमेंट को अगर एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से ही आपका आंसर निकल जाएगा। फिर भी एक बार हम फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में भी देख लेते हैं कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। इसका मतलब जहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी
वहाँ पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जो कि आपको AC दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट से रिलेटेड पूछा गया है। तो अगर मैं हमारे घरों के अंदर बात करूँ तो हमारे घरों में जितने भी ज़्यादातर अप्लायंसेज होते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं, स्पेशली जो बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं जैसे माइक्रोवेव हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। इन द सेम वे जैसे एयर कूलर हो गया, कंडीशनर हो गया, तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे घरों में जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो कितने वोल्टेज को लेते हैं, तो यहाँ पर 220 जो वोल्टेज है हमारे घरों में सप्लाई करी जाती है। और बेसिकली हमारे घरों के अंदर जो सर्किट होते हैं वो एक पैरेलल कनेक्शन में लगे रहते हैं। पैरेलल कनेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है कि उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके रिगार्डिंग जो वोल्टेज होती है वो आपकी सेम रहती है, लेकिन उस कनेक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे घरों के अंदर जो सर्किट्स होते हैं वो ज़्यादातर पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे घर में अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाए, दैट मीन्स एक अगर डिवाइस ख़राब होगा तो बाकी के डिवाइस वैसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि हर एक डिवाइस जो है वो अलग अलग करंट को ड्रॉ कर रहा है। तो इस वजह से जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस इज सेम, तो ये सेम नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे घरों में पैरेलल सर्किट्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज द सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं जो कि मोटर और जनरेटर से रिलेटेड है। अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करूँ तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो फैंस लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है फैंस को और अल्टीमेटली जो फैन है वो मैकेनिकली मूव करने लग जाते हैं। अगर मैं जनरेटर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जिस टाइम पे हमने कोई भी फोर्स वगैरह अप्लाई करी तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब जो जनरेटर होता है वो EMI के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और जो करंट होता है और जो फोर्स होता है, इन तीनों की अलग अलग डायरेक्शंस रहती है जो कि हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से देते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड ऑलरेडी किया जाता है और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो दोनों सेम प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक आपका डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में बेसिकली बनने शुरू होगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। दूसरा आपका डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो लगेगी। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो MCQs है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिजिक्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको एक पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे, जो कि आपका 10th लेक्चर होगा और फिजिक्स का भी लास्ट लेक्चर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।